अभी when I read the information in this part, it is given like A, B, C carrying on business in the partnership decided to dissolve the business, yeah, dissolve it from 31st March 2020. तो ऑब्वियसली ये जो सम है बेस्ड ऑन डिसोल्यूशन है और हमारे पास डिसोल्यूशन करके कोई चैप्टर नहीं है, तो डिसोल्यूशन का जो सब्स्टिट्यूट चैप्टर है दैट इज योर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन. So you can underline the word dissolution. From 31st March 2020, the following were the balance sheet as on, yeah, as on that date. Important चीज एज आई टोल्ड यू, इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि लाइबिलिटी साइड में हमारे पास 5 कैटेगरी है. वो कैटेगरी के हिसाब से वी हैव टू जस्ट गिव द नंबर्स सो दैट हमको कॉलम बनाने में इजी गिरे. पहला प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस सो दैट यू रिमेंबर क्या चीज है. प्रेफरेंशियल लायबिलिटी है, सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन है, एंड अल्टीमेटली इट इज कैपिटल. कैपिटल शुड इंक्लूड रिजर्व एंड लॉसेस ऑल्सो. अगर रिजर्व होगा वो भी कैपिटल के साथ ही आएगा. अगर एसेट साइड में कोई लॉसेस होगा वो भी आपका कैपिटल के साथ होगा. तो इसमें अगर मैं आपको नेमिंग के हिसाब से देखूं तो कैपिटल अगर दिया है तो वी कैन गिव द हेडिंग एज 5. ये पांचवा हेड में आता है. जनरल रिजर्व भी कैपिटल के साथ ही चला जाएगा तो इसको भी हम लोग 5 ही देंगे. जनरल रिजर्व भी पार्ट ऑफ कैपिटल 5 में आ जाएगा. पार्टनर्स लोन सेकेंड लास्ट होता है तो दिस इज 4. क्रेडिटर अनसिक्योर्ड है, अगर ये अनसिक्योर्ड है तो दिस इज 3. तो हमारे पास 1 और 2 नहीं है. प्रेफरेंशियल लायबिलिटी कुछ नहीं दिया है, सिक्योर्ड कुछ नहीं दिया है, तो हमारे पास क्रेडिटर है, पार्टनर्स लोन है और कैपिटल रिजर्व है. तो साइड में आपको उसका नंबर लिख लेना है तो सम करते समय थोड़ा कंफर्टेबल रहे. आगे, इट वाज डिसाइडेड आफ्टर कीपिंग असाइड एन अमाउंट ऑफ 4000 फॉर एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंस. अभी एक नया चीज आपको आ गया, एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंस. व्हाट डू मीन बाय एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंस? होता क्या है, व्हेनेवर यू डू डिसोल्यूशन, मतलब जब भी बिजनेस बंद करते हो और लायबिलिटी को चुकाओगे, एसेट को चुकाओगे, जो भी काम आप करोगे, तो देर आर सर्टन लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ प्रोसीजर होता है, कोई ब्रोकरेज देना पड़ता है, बहुत कुछ खर्चा आता है. तो वो खर्चे के लिए हम थोड़ा पैसा पहले ही बाजू में निकाल के रखते हैं. दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड. जैसा इसमें उसने बोला 4000 का खर्चा होने वाला है, हुआ ऐसा नहीं बोला, सोचा हुआ है, तो हमको पहले 4000 निकाल के रखने का. अगर ये 4000 में से समझो 3000 खर्चा हो गया तो 1000 रुपया हम वापस जिसको बांटना है उसको बांट सकते हैं. तभी ये खर्चा कितना हुआ, क्या हुआ, जब वो सम खत्म होगा तभी हमको समझ में आएगा ज्यादा हुआ या कम हुआ. लेकिन इतना पक्का है कि हमको 4000 रुपया बाजू में पैसा निकाल के रखना पड़ेगा फॉर फ्यूचर एक्सपेंस. तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, मतलब व्हेनेवर आई स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी टू एनी पर्सन, पहला हमेशा जो पैसा बाजू में निकाला जाता है दैट विल बी योर एस्टिमेटेड एक्सपेंस. और जब वो एक्चुअली खर्चा होगा तब हम लोग उसको प्लस माइनस करेंगे. वो कैसे होता है मैं बाद में बताता हूँ. The available funds should be distributed among the partners as and when realized. The following were the realization. Last समय में बताया था realization का मतलब होता है you sell the asset and you get the money. First realization was 30, second realization was 76, third realization was 44. तो जब थर्ड रियलाइजेशन का खर्चा हुआ तभी एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ था उसका भी डिटेल दिया हुआ है 4400. मतलब मैंने सोचा था 4000, लेकिन जब मैं तीसरा रियलाइजेशन खत्म किया तो मुझे मालूम गिरा ओवरऑल खर्चा मेरा 4400 हो गया. तो इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे ये आपको इस समय सीखने का. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर या सबमिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर्स अंडर एक्सेस कैपिटल मेथड. तो ऑब्वियसली ये जो सम है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा. पहला होगा एक्सेस कैपिटल, सेकेंड होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. चलो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं. फटाफट एक काम करो, टेबल बना लो. स्टेटमेंट ऑफ
एक्सेस कैपिटल, पर्टिकुलर पार्टनर का नाम एक्स वाई जेड। सर ABC। एक सेकेंड ना, चलो सॉरी, हम ABC लिख देना, सॉरी। ABC। चलो फटाफट सब चालू करते हैं। राइट ऑन। कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस कितना है चेक करो, बैलेंस, दैट इज योर बैलेंस। दे हैव गिवन यू द बैलेंस ऑफ 30, 15 एंड 25। 30, 15 एंड 25,000। उसके बाद लिखो प्लस रिजर्व्स, प्लस रिजर्व्स। चेक करो रिजर्व का बैलेंस कुछ दिया है क्या। दे हैव गिवन द रिजर्व एज 30,000। अभी ये जो 30,000 है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द थ्री पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऊपर सब में चेक करो कहीं पे भी उन लोग ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या। पूरा सब में चेक करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं दिया है क्या। नो सर। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट प्रोवाइडेड, यू हैव टू एज्यूम इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1:1। तीन पार्टनर है तो 1:1:1 में जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, यू हैव टू एज्यूम टू बी इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1:1। अरे मैं सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। तो उसका कैपिटल जो है, अमाउंट जो है 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1:1:1 में। तो अगर मैं 1:1:1 के हिसाब से लूँ तो 30,000 डिवाइड बाई 1:1:1 मतलब 1+1+1 कितना हो जाता है 3। तो 1/3 1/3 1/3। तो पहले वाले को भी 1/3 मतलब आंसर विल बी 10,000। सेकेंड वाले का भी आंसर 1/3, द आंसर विल बी 10,000। थर्ड वाले का भी 1/3 मतलब आंसर विल बी 10,000। सर, हाँ बोलो। सर रिजर्व प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? नहीं, मैं वो खाली ब्रैकेट में डाला हुआ है, रिजर्व प्लस ही होगा। मैं निकाल रहा हूँ, ब्रैकेट निकाल रहा हूँ। मैं खाली वो डिस्ट्रीब्यूट करने के हिसाब से बताया क्या है करके। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन द अमाउंट विल बी, अगर मैं 1/3 लेता हूँ तो अमाउंट विल बी 10,000। इसका भी 1/3 लेता हूँ तो अमाउंट विल बी 10,000। इसका भी 10,000 लेस लॉसेस। लॉसेस कुछ नहीं है तो डैश। तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल विल बी 40,000 फर्स्ट वाले का,
सेकेंड वाले का 25,000 एडजस्टेड कैपिटल, थर्ड वाले का 35,000 एडजस्टेड कैपिटल। लास्ट टाइम रिजर्व नहीं था दो सब में, इस टाइम रिजर्व आया तो रिजर्व ऐड करके आपको लेना है, लॉसेस होगा तो माइनस करके लेना है, लेकिन एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, तो विल बी अज्यूमिंग इक्वली। यहाँ से अपना नॉर्मल टेबल चालू होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। राइट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1-1-1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1-1-1। CPCU, that is contribution per unit of capital। तो अगर मैं इसको डिवाइड करके लूँ तो ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा 35,000। 40,000 divided by 1 will be 40, 25 divided by 1 will be 25, 35 divided by 1 will be 35। अभी इसमें से जो छोटा कैपिटल है उसको सर्कल कर लो 25,000। तो जो सर्कल किया हुआ है, you'll be writing taking Y's capital as base, taking Y's capital as base। ये सर्कल वाला चीज है, ये रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 25,000 into 1 will be 25,000, 1 will be 25,000 and 25,000। इनिशियल कैपिटल माइनस करके ले लो, 40 minus 25 will give you 15,000, 25 minus 25 will be nil, 35 minus 25 will be 10,000। Once again same process, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आपने होमवर्क किया तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा टॉपिक क्या है करके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वंस अगेन 1:1:1, 1:1:1। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ कैपिटल, और साथ में लिखना प्लीज। और लास्ट में हमने सम देखा तो आपको आइडिया है टॉपिक क्या है करके, साथ में करो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ कैपिटल, तो मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर 15,000, ये डैश, ये 10,000। अभी इसमें छोटा कैपिटल किसका है? लास्ट वाले का, Z, C, C, taking C's capital as base। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होएगा रेशियो से, इधर तो ऑलरेडी निल है, तो 10,000 into 1 will give you 10,000, ये निल, ये 10,000। आपका इनिशियल कैपिटल से माइनस करोगे, दैट विल गिव यू फाइनल कैपिटल। 15 minus 10 is 5, ये डैश, या ये निल, ये भी निल।
यहाँ तक सबका लिख के हो गया? वो हो गया तो थम्स अप डालो प्लीज। यस सर। ओके, सब लोग साथ में ही लिख रहे हो तो फिर अभी इसमें लास्ट टाइम मैंने सिखाया था कि आप लोग को किस तरह कैपिटल का कंट्रीब्यूशन का अपन को बेस लेना है। तो वी आर गोइंग टू गो फॉर द बेस पार्ट। इसको नंबर 1 देना, दैट इज फाइनल कैपिटल। और जहां जहां बेस हमने लिया दैट विल बी नंबर 2, और इसके ऊपर और एक बेस लिया था दैट विल बिकम नंबर 3। पहला फाइनल कैपिटल को नंबर 1, फिर नीचे जो पहला बेस लिया उसको 2, फिर ऊपर जाओगे नंबर 3। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, सॉरी। तो स्टेटमेंट ऑफ distribution of capital for x, y, z as per excess capital method is, पहला फर्स्ट वन जो जाता है वो x को जाता है 5000, इधर डैश इधर डैश। मतलब पहला पेमेंट जो आपको करना है 5000 x को करना है। जब तक आप 5000 दोगे नहीं आप सेकेंड पे जा नहीं सकते। सेकेंड वाला पेमेंट है दैट इज x को 10000 एंड z को भी 10000। x को 10000, z को 10000। एंड द लास्ट पेमेंट फॉर द थर्ड ग्रुप इज, थर्ड हमने जो बनाया था 25, 25 एंड 25, 25, 25 एंड 25। तो अगर जब मैं ये तीनों का टोटल करूंगा तो मुझे अपने आप एडजस्टेड कैपिटल मिल जाएगा विद रिजर्व्स। तो इसमें एडजस्टेड कैपिटल जो है 25, 35, 40, इसका एडजस्टेड कैपिटल इज 25, इसका एडजस्टेड कैपिटल इज 35। जो आपने ऊपर ऑलरेडी एडजस्टेड कैपिटल आप चेक कर सकते हो 40, 25 एंड 35। रिजर्व ऐड करने के बाद मतलब मुझे समझ में आ रहा है 40 देना है तो 40 एक साथ नहीं दूंगा, पहले 5 दूंगा, फिर 10 दूंगा, फिर बाकी का 25 दूंगा, जैसे लास्ट समय हमने किया था। कंप्लीट। यस सर। तो बाकी लोग का भी हो गया, जरा प्लीज तब डालो, यस सर बोलो, आई कैन गो फॉर द नेक्स्ट कॉलम। एक छोटा रिक्वेस्ट है, अकाउंट्स करते समय आपके पास एक पेन तो होता ही है, स्केल कैल्सी साथ में रखो तो काम थोड़ा फास्ट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू द मेन सम ऑफ द 10 मार्क्स। ये तो हमने 5 मार्क का एक्सेस कैपिटल बना लिया। 10 मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश होता है, लास्ट समय मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश जब करोगे तो डेट, पर्टिकुलर, कैश, टोटल लायबिलिटी, ये 4 कॉलम स्टैंडर्ड है। उसके बाद का जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। अभी इसमें प्रेफरेंशियल नहीं है तो प्रेफरेंशियल नहीं बनेगा, सिक्योर्ड नहीं है सिक्योर्ड नहीं बनेगा, अनसिक्योर्ड में क्रेडिटर है तो क्रेडिटर बनेगा, पार्टनर्स लोन बनेगा तो उसमें 2 पार्टनर है, वाई एक्स वाई या ए और बी। ए और बी पार्टनर है। उसके बाद आपका जो है बेसिकली लास्ट में कैपिटल बनेगा, कैपिटल में क्या है करके। तो कॉलम बना के ले लो, मैं कॉलम बनाता हूँ, हेडिंग डालता हूँ, तो अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क। क्या है
अभी इसका जो कॉलम होगा सम के लिए, दैट विल बी डेट, डेट पर्टिकुलर कैश टोटल क्लेम या टोटल लायबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं. Either you can write total claim or you can write down total liability. The meaning remains same. Total liability. ये 4 कॉलम स्टैंडर्ड है. इसके बाद हमारे पास प्रेफरेंशियल लायबिलिटी नहीं है. प्रेफरेंशियल नहीं है हमारे पास, सिक्योर्ड नहीं है. तो नेक्स्ट कॉलम विल बी अनसिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड में यू विल बी राइटिंग क्रेडिटर. अनसिक्योर्ड के बाद वी हैव पार्टनर लोन. पार्टनर लोन में दो है, ए और बी. एंड लास्टली वी विल हैव कैपिटल, दैट इज ए बी एंड सी. पॉसिबली ये जब सम करते रहोगे ना, ट्राई टू डू ऑन द डबल पेज, मतलब आपको उतना कंफर्टेबल होगा. अगर आप सिंगल पेज में छोटा हैंडराइटिंग में लिख सकते हो तो लिखो, अदरवाइज ट्राई टू यूज अ डबल पेज. मैंने कॉलम खोला है, देख लो प्लीज. ऊपर हेडिंग में लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ distribution of cash. Statement of distribution of cash. Statement of distribution of cash. इसके आगे का सम विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. विल स्टॉप हियर. ये कॉलम बना के रखो तो नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्टली हम सम चालू कर सकते हैं इसमें. क्योंकि अगर मैं स्टार्ट भी करूंगा तो थोड़ा सा 2 लाइन लिख के टाइम खत्म हो जाएगा. हमारे पास एक्सेस कैपिटल रेडी है, टेबल रेडी है, आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है. सम आपके पास ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैप्चर्ड फोटो जो भी है. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का आई थिंक सो इट इज वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. 3 दिन होता है ना ये, इस बार 3 दिन हुआ है ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे है ना. Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ एवरी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लिंक विल बी सेम, जो आप लोग को ऑलरेडी फिर ग्रुप में अगेन एंड अगेन नहीं डालूंगा. सेम लिंक यू कैन कॉपी एंड कीप वंस. तो सेम लिंक इट विल बी फुल टर्म आप कैरी कर सकते हो. फुल टर्म मतलब 6 महीने के लिए आप कैरी कर सकते हो सेम लिंक के लिए. अच्छा, मुझे ये पूछना था आप लोग को कि ये जो आप ऑन द स्पॉट लिखते हो, देखते हो, लिखते हो, देखते लिखते हो, वो ज्यादा कंफर्टेबल है कि मैं पूरा एक सम खत्म करूं बाद में आप कॉपी करोगे, वो कंफर्टेबल है? ऐसा थोड़ा थोड़ा आप देख देख के कॉपी करते हो और अच्छी तरह समझ के करते हो, वैसा ठीक है कि मैं पूरा एक सर वही सही है. जैसा हम लोग एक अभी जो करंट में कर रहे हैं. क्लासरूम में जैसे बैठ के हम लोग करते हैं, फिलहाल हम लोग वो हिसाब से कर रहे हैं. फिलहाल तो हम लोग कॉलेज सर यही सही है. यही सही है.
बाकी लोग के लिए मुझे बाकी लोग का भी ओपिनियन चाहिए, बिकॉज कैसे ये मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूँ कि होता क्या है कि